सभी प्यारे प्यारे बच्चों को नमस्कार और स्वागत करता हूं मैं कनावत एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर, जिस पर हम पढ़ रहे हैं 10th क्लास बायोलॉजी का 7 चैप्टर नियंत्रण एवं समन्वय। तो कुछ क्वेश्चनों को हमने पिछली क्लास में कंप्लीट कर लिया था और आज के सेशन में हम आगे के कुछ एग्जाम बेस्ड इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों को डिस्कस करने वाले हैं। तो कोशिश की है कि एनसीईआरटी के पैटर्न के अनुसार एमपी बोर्ड के एग्जाम सिलेबस के हिसाब से कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों को हम आपसे डिस्कस कर रहे हैं। तो पिछली क्लास में हमने करीबन 10 क्वेश्चनों को डिस्कस कर लिया था और आज हम आगे के क्वेश्चनों को कंप्लीट करेंगे। इससे पहले सब लोग वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन दबा दीजिए, जिससे कि आपको आगे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन भी मिलता रहे। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। तो अगला क्वेश्चन है हमारा कि तंत्रिका कोशिका या न्यूरॉन का नामांकित चित्र बनाओ। अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम के हिसाब से बहुत इम्पोर्टेंट। और तंत्रिका कोशिका के बारे में हमने पिछली क्लास में डिस्कस किया था कि हमारा जो नर्वस सिस्टम है, वो नर्वस सिस्टम का मेन फंक्शनल यूनिट जो है ना, वो है हमारी तंत्रिका कोशिका, जिसे हम शरीर की सबसे बड़ी कोशिका कहते हैं। इसी के द्वारा कोई भी इंफॉर्मेशन, सूचना जो भी है हमारी बॉडी में, ब्रेन से ऑर्गन तक, ऑर्गन से ब्रेन तक, यानी मस्तिष्क से अंगों तक और अंगों से मस्तिष्क तक जो इन्फॉर्मेशन पहुंचती है, वो इसी तंत्रिका कोशिका के द्वारा पहुंचती है। तो सभी लोगों को इस डायग्राम को अच्छे से प्रैक्टिस करना है। तो बात करते हैं सबसे पहले इसके कुछ भागों की। तो तंत्रिका कोशिका यानी न्यूरॉन की यदि बात की जाए तो न्यूरॉन के अंदर ये जो ब्रांचें दिखाई दे रही हैं, यहाँ से सूचनाओं को इसके द्वारा ग्रहण किया जाता है, जिन्हें हम डेंड्राइट्स कहते हैं, डेंड्राइट्स बोला जाता है। फिर इसके बाद इसका ये वाला जो भाग है, जिसके अंदर इसका केंद्रक है, ये है केंद्रक, न्यूक्लियस बोला जाता है जिसे। तो सबसे पहले इंफॉर्मेशन को, सूचना को इस डेंड्राइट्स के द्वारा ग्रहण किया जाता है। इसका पूरा ये वाला भाग न्यूक्लियस कहलाता है और इस वाले भाग को हम इसका सेल बॉडी या सोमा कहते हैं। और फिर इसके अंदर एक लंबी सी ब्रांच निकलती है। उस ब्रांच में सबसे पहला भाग जहाँ ये सेल बॉडी से जुड़ा हुआ होता है, उसे एक्सॉन इलॉक कहते हैं। फिर इसके ऊपर कोशिकाओं का एक आवरण इस तरीके से पाया जाता है, इसे हम माइलिन शीथ कहते हैं। और कुछ जगह पर ये माइलिन शीथ में कुछ खांचेनुमा संरचनाएं पाई जाती हैं, जिसे हम नोड ऑफ रेनवियर कहते हैं। और इन माइलिन शीथ के अंदर एक विशेष प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती हैं, जिन्हें हम स्वान सेल कहते हैं, स्वान कोशिकाएं, श्वान कोशिका। अच्छा क्वेश्चन, श्वान कोशिका किस में मिलेगी भाई हमें? तो याद रखना है, तंत्रिका कोशिका में हमें श्वान कोशिका मिलेगी। कहाँ पाई जाती है? माइलिन शीथ में पाई जाती है। तो न्यूरॉन के अंदर श्वान सेल तंत्रिका कोशिका पाई जाती है। फिर इसका जो एंड पार्ट है, जो कुछ ब्रांचोनुमा बटन लाइक स्ट्रक्चर में उभर के बाहर आता है, जहाँ से इन सूचनाओं को जो एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन में आदान प्रदान करेगा। इन बटन लाइक स्ट्रक्चरों को हम एक्सॉन टर्मिनल भी बोल देते हैं, टीलोडेंड्रिया भी बोल देते हैं। ये इसके भागों के नाम है। तो डेंड्राइट्स है, न्यूक्लियस है, सेल बॉडी है, एक्सॉन हिलॉक है, माइलिन शीथ है, नोड ऑफ रेनवियर है, स्वान सेल माइलिन शीथ के अंदर पाई जाती हैं। और इसके सबसे एंड पार्ट कहलाता है अपना एक्सॉन टर्मिनल, या जिसको हम टीलोडेंड्रिया भी बोलते हैं। तो सभी लोग अच्छे से इस क्वेश्चन को, इसका जो डायग्राम है, उसे बार बार प्रैक्टिस करें। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा
कि हमारे मस्तिष्क का ऐसा कौन सा भाग है जो शरीर की स्थिति और शरीर के संतुलन का अनुरक्षण करता है भाई। हाँ तो भाई पिछले टाइम पे हमने पढ़ा था कि मस्तिष्क को 3 भागों में डिवाइड किया गया है, अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क और पश्च मस्तिष्क। फिर अग्र मस्तिष्क के हमने अलग अलग भागों को डिस्कस किया था। तो भाई अच्छे से समझने के लिए इससे पहले वाली जो वीडियो है उसको सभी लोग एक बार देखें, उसके बाद इसके क्वेश्चनों की आगे की चर्चा करें। तो मस्तिष्क का कौन सा भाग शरीर की स्थिति तथा संतुलन का अनुरक्षण करता है? तो पश्चिम मस्तिष्क में स्थित अनुमस्तिष्क जो है ना, कौन सा, मस्तिष्क के 3 भाग बताए थे, अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क और पश्चिम मस्तिष्क। पश्चिम मस्तिष्क में स्थित अनुमस्तिष्क हमारे शरीर की स्थिति तथा संतुलन का अनुरक्षण करता है भाई। ओटी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ओटी में बहुत पूछा जाता है क्वेश्चन के शरीर की स्थिति तथा संतुलन का अनुरक्षण कौन करता है? तो याद रखना पश्चिम मस्तिष्क में स्थित अनुमस्तिष्क भाग शरीर की स्थिति तथा संतुलन का अनुरक्षण करता है। अगला क्वेश्चन है अपना, अगला क्वेश्चन है प्रतिवर्ती क्रिया में मस्तिष्क की क्या भूमिका होती है भाई? प्रतिवर्ती क्रिया हमने पढ़ी थी कि ऐसी प्रतिक्रियाएं जो हमारे मस्तिष्क के कंट्रोल में नहीं होती हैं, डायरेक्टली मस्तिष्क का, ब्रेन का इन पर कोई कंट्रोल नहीं होता है, जो हमारी सोच के द्वारा कंट्रोल नहीं होती हैं, उन क्रियाओं को हम प्रतिवर्ती क्रियाएं कहते हैं। अचानक से कोई घटना घटित होने वाली जो क्रिया है, इंफॉर्मेशन है, उस इंफॉर्मेशन को मेरुरज्जु के द्वारा कंट्रोल किया जाता है। तो मस्तिष्क शरीर का नियंत्रण एवं समन्वय केंद्र होता है। मस्तिष्क तथा मेरुरज्जु केंद्रीय तंत्र का तंत्र बनाते हैं। भाई अपन पढ़ चुके हैं CNS के बारे में, CNS में कौन कौन आ जाएगा भाई? ब्रेन आ जाएगा हमारा और मेरुरज्जु आ जाएगा। इन दोनों ब्रेन और मेरुरज्जु से मिलकर हमारे केंद्रीय तंत्र का तंत्र बोले CNS सेंट्रल नर्वस सिस्टम का क्या होता है? निर्माण होता है। यह शरीर के विभिन्न भागों से सूचनाओं को एकत्रित करते हैं तथा उनका आकलन भी करते हैं। ये क्रियाएं मध्य मस्तिष्क तथा पश्च मस्तिष्क से क्या होती हैं? नियंत्रित होती हैं। क्लियर भाई बात? अगला क्वेश्चन, हम एक अगरबत्ती की गंध का पता कैसे लगा लेते हैं भाई? यानी एक अगरबत्ती कहीं जल रही है और इसकी सुगंध हमारे तक कैसे पहुंच जाती है? तो इस सुगंध को ग्रहण करने के लिए, इस इंफॉर्मेशन को लेने के लिए हमारे शरीर में कुछ स्पेशल ऑर्गन पाए जाते हैं। इन ऑर्गनों के माध्यमों से, इन अंगों के माध्यम से ही हम वातावरण में कोई भी घटना घटित हो रही है, उस घटित घटना को हम हमारी बॉडी के द्वारा क्या करते हैं? ग्रहण करते हैं। तो इसके लिए हमारे शरीर में ज्ञानेंद्रियां पाई जाती हैं भाई, ज्ञानेंद्रिय, ज्ञानेंद्रिय जो हमें हमारे वातावरण में घटने वाली घटना का क्या कराती हैं? ज्ञान कराती हैं। इनमें से सबसे मेन है हमारी इस अगरबत्ती की गंध को ग्रहण करने के लिए हमारे नाक के अंदर यही तंत्र का कोशिकाएं पाई जाती हैं। ज्ञानेंद्रियों में से हमारी पहली है कौन? नाक। इसके द्वारा सूचनाओं को वातावरण से क्या किया जाता है? ग्रहण। और इसमें क्या पाई जाती है? तंत्र का कोशिकाएं। ये तंत्र का कोशिकाएं वातावरण से उस इंफॉर्मेशन को ग्रहण करके उसे बदल देती हैं काय में? विद्युत आवेग में। विद्युत आवेग में उसको बदल दिया जाता है और अब यह विद्युत आवेग एक तंत्र का कोशिका से दूसरी तंत्र का कोशिका में पहुंचाया जाता है। इसी प्रकार यह एक तंत्र का कोशिका से अन्य तंत्र का कोशिका में और उससे फिर अगली तंत्र का कोशिका में पहुंच जाती है और इस प्रकार अंतिम रूप से इसको पहुंचा दिया जाता है कहां पर? मस्तिष्क में। एक तंत्र का कोशिका से होती हुई ये अगरबत्ती की गंध हमारे वातावरण से होती हुई, तंत्र का कोशिका से होती हुई अग्र मस्तिष्क तक पहुंच दी जाती है। अग्र मस्तिष्क में अगरबत्ती के बारे में पहले से ही जानकारी उपस्थित रहती है जिससे हम इसकी गंध का पता लगा लेते हैं। तो भाई एक अगरबत्ती की गंध का पता लगाने के लिए हमें हमारी नाक ज्ञानेंद्रिय के माध्यम से उसमें पाई जाने वाली तंत्र का कोशिकाएं, उन तंत्र का कोशिकाओं के द्वारा फिर इस सिग्नल को, इस गंध की इंफॉर्मेशन को विद्युत आवेग में बदला जाता है और यह विद्युत आवेग हमारे मस्तिष्क में पहुंचाया जाता है और मस्तिष्क का जो अग्र मस्तिष्क वाला जो भाग है उसके अंदर इस गंध की, इस अगरबत्ती की गंध की जानकारी पहले से ही उपस्थित होती है और इस प्रकार हम इस अगरबत्ती की गंध का क्या लगा लेते हैं भाई? पता लगा लेते हैं। क्लियर?
अगला क्वेश्चन पूछा गया है भाई, पादप हार्मोन क्या होते हैं भाई, और ये कितने प्रकार के होते हैं, सिर्फ नाम बताइए भाई। पादप हार्मोन क्या हैं, ये कितने प्रकार के होते हैं। तो भाई जिस तरीके से हमने मानव हार्मोन के बारे में डिस्कस किया था, जो कि अंतःस्रावी ग्रंथियों से स्रावित हो रहे थे और मानव के अंदर विभिन्न प्रकार की जैविक क्रियाओं को क्या कर रहे थे, कंट्रोल, उसी तरीके से पेड़ पौधों के अंदर भी हार्मोन्स पाए जाते हैं, कुछ रासायनिक पदार्थ पाए जाते हैं, केमिकल मैसेंजर पाए जाते हैं। उन केमिकल मैसेंजरों के द्वारा पौधों के अंदर जैविक क्रियाओं को कंट्रोल किया जाता है। तो उन हार्मोनों के हमें नाम याद रखने हैं। तो बात करें सबसे पहले कि पौधों की जैविक क्रियाओं के बीच में समन्वय स्थापित करने वाले केमिकल पदार्थों को, यानी रासायनिक पदार्थों को हम क्या नाम दे देते हैं भाई, हार्मोन नाम दे देते हैं। क्लियर बात। पेड़ पौधों के अंदर जैविक क्रियाओं में संबंध स्थापित करके रासायनिक समन्वय स्थापित करने के लिए कुछ रासायनिक पदार्थ पाए जाते हैं, जिन्हें हम क्या दे देते हैं, पादप हार्मोन कह देते हैं। तो पादपों के अंदर पाए जाने वाले हार्मोनों को हम पादप हार्मोन कह देते हैं और मानव के अंदर पाए जाने वाले हार्मोनों को मानव हार्मोन नाम दिया जाता है। ये हार्मोन इन पौधों की वृद्धि, विकास, जैविक क्रियाओं को कंट्रोल करने के लिए बहुत आवश्यक होते हैं। यदि इनकी इन पेड़ पौधों में कमी हो जाए तो पेड़ पौधों का जैविक विकास जो है, वृद्धि जो है, वो क्या हो जाती है, रुक जाती है। तो भाई नाम याद रखना है सबसे पहले। तो आपको सबसे पहले दे रखा है हमें ऑक्सिन। यस हाँ, सबसे पहला हार्मोन है पादप हार्मोन हमारा क्या, ऑक्सिन। दूसरा है जिब्रेलिन, तीसरा है साइटोकाइनिन, चौथा है एथिलीन और पांचवा है ईवीए, जिसको एब्सिसिक एसिड बोला जाता है। तो भाई ये 5 पादप हार्मोन के नाम आपको याद रखने हैं कि पेड़ पौधों में पाए जाने वाले कोई 2 हार्मोनों के नाम बताइए। तो पहला है ऑक्सिन, जिब्रेलिन, साइटोकाइनिन, एथिलीन और ईवी। ये हार्मोन पेड़ पौधों के अंदर जैविक संबंध स्थापित करके उन जैविक क्रियाओं को कंट्रोल करते हैं जो पेड़ पौधों के अंदर हो रही हैं। क्लियर। अगले क्वेश्चन में पूछा है, मनुष्य में स्रावित होने वाले नर तथा मादा हार्मोन के नाम बताइए भाई। मनुष्य के अंदर भी हार्मोन निकल रहे हैं, जिन्हें हम नाम दे रहे हैं क्या, मानव हार्मोन। मानव हार्मोन। और मानव के अंदर पाए जाने वाले जो हार्मोन है वो अंतःस्रावी ग्रंथियों के द्वारा स्रावित होते हैं। फिलहाल हम मनुष्य में स्रावित होने वाले नर तथा मादा हार्मोन की बात कर रहे हैं, जिन्हें हम लिंग हार्मोन भी नाम देते हैं भाई। लिंग हार्मोन, ये लिंग हार्मोन भी कहलाते हैं, जो हमारी लैंगिक क्रियाओं से संबंधित होते हैं। तो मानव हार्मोन के अंदर नर के अंदर हार्मोन अलग प्रकार के पाए जाते हैं, वो नर के अंदर लक्षणों को कंट्रोल करेंगे, और मादा के अंदर हार्मोन पाए जाते हैं, वो मादा के अंदर हार्मोनों को क्या करेंगे भाई, कंट्रोल करेंगे। मेल और फीमेल, तो मेल और फीमेल के अंदर अलग अलग प्रकार के हार्मोन पाए जाते हैं, जो मेल के अंदर मेल होने को डिसाइड करेंगे और फीमेल के अंदर पाए जाने वाले हार्मोन फीमेल होने को डिसाइड करेंगे। मतलब ये हमारे लैंगिक हार्मोन कहते हैं, जो लैंगिक अंगों से संबंधित होते हैं। याद रखना है, मनुष्य के अंदर नर हार्मोन का नाम याद रखना है, टेस्टोस्टेरोन भाई, बहुत इंपॉर्टेंट। नर हार्मोन का नाम क्या, टेस्टोस्टेरोन। मादा हार्मोन के नाम भी याद रखना है भाई दो, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन। एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन। तो मनुष्य में स्रावित होने वाले नर तथा मादा हार्मोनों के नाम बताना है। तो नर के अंदर पाया जाने वाला हार्मोन कौन सा है भाई, टेस्टोस्टेरोन। और मादा के अंदर पाया जाने वाला हार्मोन है क्या, एक है प्रोजेस्टेरोन और एक है अपना एस्ट्रोजन। क्लियर बात, याद रखना भाई क्वेश्चन को अच्छे से। अगला क्वेश्चन हमें एक प्लांट के ऊपर दे रखा है और उसकी गति से संबंधित दे रखा है। बात की जाती है कि क्या पेड़ पौधों में भी गतियां पाई जाती हैं, जिस तरीके से अन्य जीव जंतुओं में गतियां पाई जाती हैं कि अन्य जीव जंतु एक स्थान से दूसरे स्थान तक गति कर सकता है, क्या पेड़ पौधों में भी इसी तरीके से गतियां पाई जाती हैं। तो पेड़ पौधों की यदि हम बात करें तो पेड़ पौधों में गतियां तो पाई जाती हैं, ये तो पक्का है। बस अंतर इतना है कि जिस तरीके से अन्य जीव जंतुओं के अंदर मूवमेंट करके एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने की जो गति पाई जाती है, उस तरीके की पेड़ पौधों के अंदर गति नहीं पाई जाती है। लेकिन पेड़ पौधों के अंदर उनकी ब्रांचों में गतियां मूवमेंट करने की प्रोसेस पाई जाती है। तो हमसे पूछा गया एक प्लांट का नाम है जिसका नाम है छुई मुई, जिसे हम लाजबंती भी कहते हैं, लाजबंती। और इसका वैज्ञानिक नाम है माइमिसा पुडिका।
मिमीसा, मिमीसा पुडिका, पुडिका शॉर्ट में याद रख सकते हो माइमोसा पुडिका, मिमीसा पुडिका, इसका वैज्ञानिक नाम है। छुईमई के प्लांट को आपको दिखाया जाए, ये है भाई छुईमई का प्लांट। तो ये इस पौधे के अंदर यदि अपन गतियों की बात करें तो ये पौधा ऐसा है, ये प्लांट एक ऐसा है कि जैसे ही कोई व्यक्ति या कोई जीव या कोई एनिमल इस पौधों को टच करता है भाई, इस पौधे को क्या करता है भाई, टच करता है, तो टच करने की वजह से इसकी जो पत्तियां हैं वो पत्तियां क्या हो जाती हैं, सिकुड़ने लगती हैं, जो कि इसमें एक प्रकार की गति को शो करती हैं। पत्तियां क्या हो जाती हैं भाई, सिकुड़ने लगती हैं। इसे हम छुईमुई के अंदर पाई जाने वाली गति कहते हैं। तो बात करते हैं देखो आंसर की इसके की। तो छुईमुई पादपों की पत्तियों की गति प्रकाश की ओर प्ररोह की गति, प्रकाश की ओर प्ररोह की गति से किस प्रकार भिन्न है। तो वही पेड़ पौधों के अंदर प्रकाश की ओर गति होती है, इसलिए पेड़ पौधे हमेशा सूर्य के प्रकाश की ओर वृद्धि करते हैं और जड़ें हमेशा जमीन के अंदर की ओर वृद्धि करती हैं। तो हम कहते हैं प्ररोह। प्ररोह मीन्स होता है तना अपना, हम स्टेम की बात कर रहे हैं भाई, तने की, स्टेम। प्ररोह मीन्स तना, याद रखना भाई, प्ररोह मतलब तना। तो तना हमेशा प्रकाश की ओर वृद्धि करता है, तो हम कह सकते हैं कि तना प्रकाशानुवर्ती होता है। और जड़ों की यदि हम बात करें तो जड़ें गुरुत्वानुवर्ती होती हैं या जलानुवर्ती होती हैं। तो जड़ें हमेशा किसकी ओर, जल की तरफ या जमीन की ओर वृद्धि करती हैं, और तना हमेशा सूर्य के प्रकाश की ओर वृद्धि करता है। तो उस गति से डिफरेंट है कौन सी गति, छुईमुई के पादपों की गति। तो छुईमुई के पौधे के अंदर क्या होता है कि छुईमुई के पौधे के अंदर जो पत्तियां होती हैं उनकी गति वृद्धि से संबंधित नहीं है। ऐसा नहीं है कि छुईमुई के पादप के अंदर जो गति हो रही है उससे उसकी वृद्धि हो रही है, नहीं, वो वृद्धि से संबंधित नहीं है। जब हम इस पौधे को क्या करते हैं, स्पर्श करते हैं, तो स्पर्श होने की जो सूचना है इस पौधे के अंदर संचारित करने के लिए कोशिकाएं अपनी आकृति को क्या कर लेती हैं, बदल लेती हैं। और पादप कोशिकाओं में विशेष प्रकार के प्रोटीन इनमें नहीं होते हैं, पर यह जल की मात्रा में परिवर्तन करके अपनी आकृति क्या कर लेती हैं, बदल लेती है, मतलब पत्तियों को सिकोड़ लेती है। कौन, छुईमुई की पत्तियां, जिसके कारण इनका आकार हमें बदला हुआ नजर आता है। और छुईमुई के पौधों को यह गति स्पर्श के कारण होती है और गति में तीव्रता होती है, बहुत फास्ट होती है, जबकि प्रकाश की प्ररोह की गति अपेक्षाकृत क्या होती है, धीमी होती है तथा कुछ विशेष दिशा में ही होती है। तो छुईमुई के पादप के अंदर यदि हम इस गति की बात करें तो ये गति जल के परिवर्तन के कारण हो रही है, ना कि इसकी जैविक क्रियाओं के कारण। यदि जैविक क्रियाओं के कारण होती तो इसकी वृद्धि सूर्य के प्रकाश की तरफ होती, गति सूर्य के प्रकाश की तरफ होती। लेकिन हम जैसे ही इस पौधे को टच करते हैं तो ये पौधा अपनी आकृति में परिवर्तन कर लेता है। किसकी मात्रा में परिवर्तन करके, तो जल की मात्रा में। भाई ऐसा क्यों हो रहा है इस पौधे के अंदर, ऐसा क्यों हुआ है कि इसको जैसे ही टच किया गया तो इसने अपनी आकृति में क्या किया, परिवर्तन। तो भाई प्रत्येक जीव जंतु अपनी रक्षा करने के लिए विभिन्न विभिन्न प्रकार की गतियां करता है, मिमिक्री भी करता है। मिमिक्री आगे हम पढ़ेंगे, जिसे हम अनुहरण कहते हैं। तो अपने आप को बचाने के लिए, अपने परभक्षी से बचाने के लिए, अपने शरीर की संरचना आकृति में प्रत्येक जीव जंतु परिवर्तन करना चाहता है और अपने आप को बचाना चाहता है, जिससे कि उसकी जाति का क्या बना रहे, स्थायित्व बना रहे। तो जैसे ही इसको लगता है कि कोई परिभक्षी इसको टच करने वाला है तो ये अपनी आकृति में परिवर्तन करके अपने आप को बचाने की कोशिश करता है। तो ऐसा ही छुईमुई के पादप में हमें देखने को मिलता है। ठीक है भाई, क्वेश्चन अगला क्वेश्चन है हमारा कि एक पादप हार्मोन का नाम बताइए या उदाहरण दीजिए जो वृद्धि को बढ़ाता है। हाँ भाई, अच्छा क्वेश्चन है। पेड़ पौधे के अंदर वृद्धि यदि नहीं बढ़ रही है तो इस हार्मोन की मात्रा यदि उस पेड़ पौधे को दे दिया जाए तो उस पेड़ पौधों की वृद्धि बढ़ सकती है। तो उस पादप हार्मोन का हमें नाम याद रखना है कि कौन कौन से ऐसे हार्मोन हैं जिनको देने की वजह से पेड़ पौधों के अंदर क्या होती है भाई, वृद्धि होती है। भाई हम इनको कई प्रकार की दवाओं के नाम से जानते हैं और ये कहलाते हैं पेड़ पौधों की वृद्धि करने के लिए पादप हार्मोन, जिनमें हमारा है सबसे पहला है ऑक्सीजन। भाई यदि ऑक्सीजन की यदि पेड़ पौधों के अंदर कमी हो जाए तो पेड़ पौधों की लंबाई या वृद्धि नहीं होगी। दूसरा है हमारा जिब्रेलिन। जिब्रेलिन भी हमारा वृद्धि से संबंधित है।
तो जिब्रेलिन हार्मोन है एक हमारा, याद पहली बात तो याद ही रखते हैं कि पादप हार्मोन कौन कौन से होते हैं। तो ऑक्सिन है, जिब्रेलिन है, साइटोकाइनिन है, एब्सिसिक अम्ल है, ठीक है, इथाइलिन है। तो ये 3 हार्मोनों के नाम याद रखना, साइटोकाइनिन आदि सभी हार्मोन पौधों में वृद्धि को क्या करते हैं, बढ़ाते हैं। केवल वृद्धिरोधी हार्मोन ही वृद्धि को क्या करते हैं, रोकते हैं। वृद्धिरोधी हार्मोन ही वृद्धि को क्या करते हैं, रोकते हैं। तो पादप हार्मोन के उदाहरण दीजिए जो वृद्धि से संबंधित है। तो ऑक्सिन है, जिब्रेलिन है और साइटोकाइनिन है। क्लियर। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन दे रखा है हमें कि किसी सहारे के चारों ओर एक प्रतान की वृद्धि में ऑक्सिन हार्मोन किस प्रकार सहायता करता है। भाई प्रतान, प्रतान मीन्स होता है टेंड्रिल, टेंड्रिल, टेंड्रिल। अब ये टेंड्रिल्स क्या होता है, तो आपने कुछ कुकुरबिटेसी फैमिली के अंदर कुछ बेल वाले पौधों को देखा होगा। जैसे कि मान लो ये कोई बेल है, जैसे कि ये लौकी की बेल है, तो लौकी की बेल से कुछ ऐसी स्प्रिंग लाइक स्ट्रक्चर निकलती है जो किसी सहारे से जुड़कर इस बेल की वृद्धि को ऊपर तक ले जाती है। जैसे कि मान लो किसी दीवार के सहारे या किसी लकड़ी के सहारे इस बेल को यदि लगा दिया जाए तो इसकी जो टेंड्रिल वाला भाग है, जिसे हम प्रतान कह रहे हैं, प्रतान, ये प्रतान उसके चारों ओर लिपट कर, चिपक कर, लपेट कर इस इस बेल को सहारा देकर जमीन से कुछ ऊंचाई तक लेके जाता है। तो ये किस तरीके से प्रतान एक वृद्धि करता है, तो इसकी वृद्धि में भाई इंपॉर्टेंट रोल है किसका, ऑक्सिन हार्मोन का। तो क्या होता है, देखो बात करते हैं कि ऑक्सिन प्ररोह के, प्ररोह मतलब मैंने अभी बताया था तना, स्टेम, तना, प्ररोह के अग्रभाग में, तने के आगे वाले भाग में किसका संश्लेषण होता है भाई। जैसे कि मान लो ये कोई तना है हमारा, तो ये तना यहाँ से वृद्धि करेगा आगे की ओर, ये बढ़ेगा, तो इसका जो अग्रभाग है ना, इस अग्रभाग में निर्माण होता है किसका, हार्मोन का, ऑक्सिन का। और ये ऑक्सिन हार्मोन तने के अग्रभाग में संश्लेषित होता है और वृद्धि से संबंधित है। तो जो भी कोशिकाएं इसके अंदर, तने के अंदर होंगी, उन कोशिकाओं की वृद्धि में ये क्या करेगा, हेल्प करेगा। और ऑक्सिन स्पर्श करने के लिए संवेदनशील भी होता है। यदि हम इसको टच करें तो उसके प्रति भी ये कुछ संवेदनाएं व्यक्त करता है। जब प्रतान किसी आधार, आधार कुछ भी हो सकता है, दीवार के सहारे भी यदि ये बेल है आगे चढ़ रही हो, या किसी लकड़ी के माध्यम से भी आगे चढ़ रही हो, तो जब प्रतान किसी आधार के संपर्क में आता है तो ऑक्सिन हार्मोन विसरित होकर दूसरी ओर चला जाता है। मतलब अभी हार्मोन जो बना था ना, जो इसके अग्रभाग में बना था, जब इस प्रतान के या इस प्ररोह के में कोई आधार संपर्क में आ गया तो ये हार्मोन विपरीत दिशा में चलना शुरू कर देता है, यानी विसरित हो जाता है, फैल जाता है, दूसरी ओर चला जाता है। ऑक्सिन का संद्रण दूसरी ओर अधिक होने के कारण वह अधिक तीव्रता से बढ़ता है और इस प्रकार वो प्रतान क्या होता है, अपनी दिशा को क्या कर लेता है, बदल लेता है, मोड़ लेता है और धीरे धीरे वस्तु को क्या करना शुरू कर देता है, जकड़ना या पकड़ना शुरू कर देता है और धीरे 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 चारों ओर से उस सहारे को क्या कर लेता है, जकड़ लेता है। इस प्रकार किसी सहारे के चारों ओर एक प्ररोह या प्ररोह के प्रतान को वृद्धि करने में इस ऑक्सिन हार्मोन की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होती है। ठीक है। उसी तरीके से एक अगला क्वेश्चन हमारा कि जलानुवर्तन मतलब जल की ओर गति, इसको दर्शाने के लिए एक प्रयोग की अभिकल्पना कीजिए। जलानुवर्तन, जलानुवर्तन की बात करें तो हमने देखा होगा जैसे कि जड़ें जो होती हैं, जड़ें वो जलानुवर्ती ही तो होती हैं, यानी गुरुत्वानुवर्ती होती हैं, पृथ्वी की ओर, जमीन की ओर वृद्धि करती हैं, जल की ओर वृद्धि करती हैं। तो इसे दर्शाने के लिए एक प्रयोग बताइए भाई। तो बात करें अपन, देखो पौधों के अंदर पौधे की जड़ें जल प्राप्त करने के लिए भूमि के नीचे की ओर गति करती हैं। भाई क्लियर है, ये बात सबको मालूम है कि पौधों की जो जड़ें होती हैं वो जड़ें जमीन से जल प्राप्त करने के लिए किधर की ओर वृद्धि करेंगी भाई, जड़ की, जल की तरफ वृद्धि करेंगे। ठीक है। और इस गति को हम कहते हैं क्या, जलानुवर्तन गति कहते हैं। पेड़ पौधों की जड़ों के द्वारा जल की ओर वृद्धि करना क्या कहलाता है, जलानुवर्तन कहलाता है।
जलानुवर्तन दर्शाने के लिए एक पेट्री डिश लेकर, एक उपकरण, एक बीकर लेकर उसमें एक सरंध्र युक्त गत्ता, गत्ता समझते हैं, रंध्र युक्त, रंध्र युक्त, इस तरीके से लिखा हुआ है, रंध्र युक्त, एक रंध्र युक्त गत्ते के टुकड़े को सीधा खड़ा करके रख देते हैं। इसके लिए एक भाग में मिट्टी भर देते हैं तथा दूसरे भाग में जल भर दिया जाता है। मिट्टी वाले भाग में कुछ अंकुरित बीज उगाने के लिए रख दिए जाते हैं। जहाँ पे हमने दूसरा भाग जो मिट्टी वाला लिया है उसमें हम कुछ अंकुरित बीज उगाने के लिए रख देते हैं। अब इस संपूर्ण उपकरण को हम 3 से 4 दिन के लिए एक ऐसी जगह पर रख देते हैं जहाँ पर पर्याप्त मात्रा में इसको क्या मिलता रहे, सूर्य का प्रकाश मिलता रहे, क्योंकि पेड़ पौधों की वृद्धि के लिए सूर्य का प्रकाश अति आवश्यक है। तो पर्याप्त सूर्य का प्रकाश मिलता रहे तथा वायु भी मिलती रहे। 3 से 4 दिन बाद रखने पर हमें निम्न बातें देखने को मिलती हैं भाई, निम्न बातें देखने को मिलती हैं। भाई क्या है वो बातें? तो पहली बात की यदि हम बात करें तो जो अंकुरण हुआ है, जो बीज हमने अंकुरण के लिए मिट्टी में रख दिया था, उसमें क्या हुआ भाई कि जड़ जो थी ना वो जल की ओर मुड़ जाती है। क्योंकि हमने देखो भाई एक मिट्टी वाला भाग लिया था और एक जल वाला भाग लिया था, इसकी जो जड़ें हैं ना वो जल की ओर मुड़ जाती हैं। तो इससे हमें पता चलता है कि जो जड़ें जो होती हैं ना वो जलानुवर्ती होती हैं। दूसरी बात हमें प्ररोह की बात आती है, यानी तने की बात होती है। तो प्ररोह जो है ना वो जल के विपरीत दिशा में वृद्धि करने लगता है, जल की विपरीत दिशा में। तो हम कहते हैं कि प्ररोह जो होता है, तना जो होता है ना वो प्रकाशानुवर्ती होता है। तो इससे यह निष्कर्ष निकलता है कि जड़ों में धनात्मक जलानुवर्तन होता है। धनात्मक जलानुवर्तन का मतलब है ये जल की ओर वृद्धि करती हैं। और प्ररोह जो होता है ना उसमें ऋणात्मक जलानुवर्तन होता है, यानी जल की विपरीत दिशा में प्ररोह वृद्धि करता है और जल की दिशा में कौन वृद्धि करता है, जड़ें वृद्धि करती हैं। तो यही था हमारा क्वेश्चन कि जलानुवर्तन दर्शाने के लिए एक प्रयोग की अभिकल्पना कीजिए। क्लियर? यस। अगला क्वेश्चन हमें फिर से है मधुमेह के कुछ रोगियों की चिकित्सा इंसुलिन का इंजेक्शन देकर की जाती है। मधुमेह जिसे हम शुगर की बीमारी भी कहते हैं भाई, शुगर की बीमारी, डायबिटीज भी हम इसे कहते हैं, शुगर की बीमारी। और ये शुगर की बीमारी जो है ना वो होती है हमारी किसकी वजह से? एक हार्मोन है हमारा, क्या? इंसुलिन हार्मोन। इस इंसुलिन हार्मोन की वजह से ये शुगर की बीमारी शरीर में बढ़ी है। मतलब शुगर की बीमारी का मतलब है कि ब्लड के अंदर शर्करा के लेवल में परिवर्तन होता है भाई, शर्करा का लेवल परिवर्तित होता है। अब क्या है भाई कि मधुमेह के कुछ रोगियों को, जिन रोगियों में मधुमेह, डायबिटीज की बीमारी या शुगर की बीमारी जो हो गई है, उस बीमारी के लिए इंसुलिन का हार्मोन आवश्यक है। तो इंसुलिन हार्मोन जो है ना, ये इंसुलिन हार्मोन हमारी अग्नाशय से निकलता है भाई। इंसुलिन हार्मोन हमें कौन से अंग में मिलेगा? अग्नाशय में। आंतरिक अंग है हमारा अग्नाशय, जिसे हम पैंक्रियाज भी कहते हैं। तो इंसुलिन हार्मोन का स्त्रावण अग्नाशय में होता है, जो रक्त में शर्करा, शुगर के लेवल को नियंत्रित करता है। यदि इंसुलिन हार्मोन पर्याप्त मात्रा में स्त्रावित नहीं होता है, मतलब हम बात करें यदि इंसुलिन की हमारी बॉडी में यानी रक्त में कमी हो जाती है, तो रक्त में शर्करा का स्तर क्या हो जाता है भाई? बढ़ जाता है। शुगर का लेवल क्या होता है? बढ़ जाता है। जैसे ही बॉडी के अंदर इंसुलिन हार्मोन की कमी हुई तो इस ब्लड के अंदर शुगर लेवल क्या हो जाता है? बढ़ जाता है, जिससे हमारे स्वास्थ्य पर विपरीत प्रभाव पड़ता है। इसी इंसुलिन की कमी को पूरा करने के लिए उन डायबिटीज से
जो पीड़ित व्यक्ति है उसको इंसुलिन का इंजेक्शन दिया जाता है, तब जाकर उसकी चिकित्सा की जाती है। ऐसा क्यों होता है भाई, ऐसा क्यों होता है? तो बात करें हम इसकी, तो जिसको डायबिटीज की बीमारी है भाई, जिसको डायबिटीज की बीमारी है, मतलब उसके अंदर इंसुलिन क्या हो गया है, कम हो गया। मतलब अग्नाशय ग्रंथि से निकलने वाला हार्मोन जो है ना, वो ब्लड में क्या हो गया है, कम हो गया है। तो ये ब्लड के अंदर उस शुगर लेवल को कंट्रोल नहीं कर पा रहा है, जिसकी वजह से शुगर की मात्रा ब्लड के अंदर क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। जब ब्लड के अंदर शुगर की मात्रा बढ़ जाती है, जब किसी व्यक्ति का ऑपरेशन करना है, कहीं पे कोई कट लगानी है, यदि चीरा लगाना है, तो वो घाव यदि बनेगा तो उस घाव को शुगर की बढ़ी हुई मात्रा की वजह से भरने में काफ़ी लंबा समय लगेगा। हो सकता है वो घाव लंबे समय तक भरे ही ना। इसलिए जो डॉक्टर हैं वो पहले इंसुलिन का इंजेक्शन देकर इन व्यक्तियों में जो डायबिटीज से पीड़ित हैं उनमें शुगर लेवल को क्या किया जाता है, लो लेवल पर लाया जाता है, और इंसुलिन का इंजेक्शन लगाया जाता है, क्योंकि इंसुलिन की इसमें क्या हो गई है, कमी। उसके बाद फिर उनकी क्या की जाती है, चिकित्सा की जाती है, उनका ऑपरेशन किया जाता है। तो भाई बहुत इंपॉर्टेंट रोल है किसका, इंसुलिन हार्मोन का। किसमें, कि जब किसी व्यक्ति का ऑपरेशन करना हो, यदि उसको डायबिटीज की बीमारी है, तो जब तक यदि उसको शुगर की बीमारी है, उस कंडीशन में उस व्यक्ति का ऑपरेशन नहीं किया जा सकता। तो ऑपरेशन करने के लिए हमें, डायबिटीज वाले व्यक्तियों की बात कर रहे हैं, उनका ऑपरेशन करने के लिए हमें बाहर से इंसुलिन उसको देना पड़ेगा, जिससे उसके अंदर इंसुलिन की मात्रा बढ़ेगी, और जैसे ही इंसुलिन की मात्रा बढ़ जाएगी तो उसके ब्लड के अंदर जो शर्करा का लेवल है, वो लेवल क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, और अब हम आसानी से उस व्यक्ति की चिकित्सा कर सकते हैं। क्लियर बात? अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है हमारा, तंत्रिका कोशिका के प्रमुख कार्य लिखिए। हाँ भाई, तंत्रिका कोशिका, जिसको हमने बोला है क्या, न्यूरॉन, न्यूरॉन। और ये न्यूरॉन हमारी इस बॉडी की सबसे लंबी कोशिका है, जिसके द्वारा इन सूचनाओं को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाया जा रहा है। तो इनके कार्य की बात कर लें तो यह है, मस्तिष्क से सूचना लेकर विभिन्न अंगों तक पहुंचाती है। भाई बिल्कुल सही बात है। ब्रेन से यानी मस्तिष्क से इंफॉर्मेशन को ऑर्गन तक पहुंचाती है, और यह ग्राही से सूचना लेकर फिर मस्तिष्क, सभी ग्राही मतलब कौन है, जो ग्रहण करने वाले, जो ज्ञानेंद्रिय है हमारी। ग्राही कौन है, ज्ञानेंद्रिय, क्योंकि किसी भी इंफॉर्मेशन को कौन ग्रहण करेगा, ज्ञानेंद्रिय। और ज्ञानेंद्रियों से इस इंफॉर्मेशन को लेकर वापस कहाँ पहुंचाया जाता है, मस्तिष्क तक पहुंचाया जाता है, और इसके द्वारा नियंत्रण और समन्वय का भी काम किया जाता है। तो ज्ञानेंद्रियां कौन है भाई हमारी, जैसे कि नाक है, ये भी इंफॉर्मेशन गंध के बारे में जानकारी लेगी। आँख है, वातावरण में विजुअल फॉर्म में जो घटना घटित हो रही है उससे सूचना ग्रहण करेगी। त्वचा है, वातावरण में ठंडा गर्म क्या है उसके बारे में। जीभ है, जीभ हमारी स्वाद के बारे में जानकारी हमें देगी। और कान है, कान हमें सुनने का काम करेंगे। तो ये जो इन्फॉर्मेशन है, ये इन्फॉर्मेशन इन्हीं ज्ञानेंद्रियों के द्वारा ग्रहण की जाती है, और इन सभी में क्या पाई जाती हैं, तंत्रिका कोशिकाएं। यही तंत्रिका कोशिकाएं इस वातावरण से इस इंफॉर्मेशन को ग्रहण करके विद्युत आवेग में बदल देती हैं, विद्युत आवेग में, इलेक्ट्रिकल इंपल्स में बदल देती हैं, और इसके साथ ही फिर इस सूचना को ब्रेन तक और ब्रेन से उन ज्ञानेंद्रियों तक पहुंचा दिया जाता है। ये इसके कार्य थे भाई तंत्रिका कोशिका के। ठीक है, अब क्वेश्चन है हमारा अगला कि अनैच्छिक क्रिया हैं और प्रतिवर्ती क्रिया हैं एक दूसरे से किस प्रकार भिन्न है। मतलब हमें अंतर बताना है किसमें, अनैच्छिक क्रिया हैं तथा प्रतिवर्ती क्रियाओं के अंदर। अनैच्छिक क्रियाएं और प्रतिवर्ती क्रियाएं। ठीक है, तो बात करते हैं कि शरीर या शरीर के किसी अंग की वे क्रियाएं हैं जिन्हें हम अपनी इच्छा से नियंत्रित नहीं कर सकते, उन्हें हम क्या नाम दे देते हैं भाई, अनैच्छिक क्रियाएं। और प्रतिवर्ती क्रियाएं क्या हैं कि भाई, प्रतिवर्ती क्रिया किसी उद्दीपन के प्रति अचानक घटित होने वाली घटना है, ये क्या कहलाती हैं भाई, प्रतिवर्ती क्रियाएं कहलाती हैं। जैसे कि हम बात करें कि जैसे कि हमारे पैर में कहीं पर कांटा लगा, कांटा चुभा, और जैसे ही कांटा चुभा तो हम पैर को तुरंत हटा लेते हैं, वहाँ पर हमें सोचने समझने के लिए समय मिलता ही नहीं है।
यानी किसी उद्दीपन के प्रति, किसी भी चीज को देखा, हमारे शरीर में अचानक से कोई परिवर्तन यदि आया तो वो परिवर्तन हम किस में शामिल करेंगे, प्रतिवर्ती क्रियाओं में शामिल करेंगे। दूसरी बात करें कि जो अनैच्छिक क्रियाएं हैं इनका नियंत्रण मस्तिष्क तथा पश्च मस्तिष्क यानी हम याद करें कि मस्तिष्क के द्वारा किया जाता है, लेकिन इनका मुख्य नियंत्रण जो है ना, कंट्रोल जो है ना, वो किसके द्वारा किया जाता है, मेरुरज्जु के द्वारा किया जाता है। मस्तिष्क के द्वारा यह संभव स्वतः ही होती रहती है, मस्तिष्क द्वारा नहीं होता, ये स्वतः ही संभव होती रहती है। जैसे कि अपन बात करें अनैच्छिक क्रियाओं की यदि बात करें, हृदय का धड़कना हमारी इच्छा के अनुसार नहीं हो रहा है, सांस लेना भी हमारी इच्छा के अनुसार नहीं हो रहा है, पाचन नली में क्रमानुकंचन जो गति हो रही है जिसकी वजह से हमारा भोजन पचता है, ये सब क्या है, अनैच्छिक क्रियाएं हैं। लेकिन यदि हम बात करें प्रतिवर्ती क्रियाएं क्या है भाई, छींकना, कोई भी यदि बनाया, कोई भी एलर्जी वगैरह कुछ हमें देखा तो हमें छींक आती है भाई, खांसना, मुंह से लार का आना भोजन को देखकर, और पलकें झपकना, ये सब हमारी क्या है, प्रतिवर्ती क्रिया है। तो याद रखना भाई, इसकी चर्चा हम पहले और भी क्वेश्चनों में कर चुके हैं। बात आता है हार्मोन से आप क्या समझते हो। वैसे देखा जाए क्वेश्चन हमारा ये हो गया है, हार्मोन क्या होते हैं। हार्मोन भाई रासायनिक पदार्थ हैं जो विशेष प्रकार की ग्रंथियों से स्रावित होते हैं, और इन ग्रंथियों से कुछ केमिकल पदार्थ, रासायनिक पदार्थ निकलते हैं जो कुछ स्पेशल अंगों या कोशिकाओं के द्वारा ही बनते हैं, और वहाँ पर जाके अपनी क्रियाशीलता को कंप्लीट करते हैं, उनको हम क्या कह देते हैं, हार्मोन कह देते हैं। जैसे पादप हार्मोन की बात करें तो विशेष प्रकार के रासायनिक पदार्थ होते हैं जो विशिष्ट भागों या कोशिकाओं के द्वारा स्रावित होते हैं, विशेष प्रकार की कोशिकाओं की क्रियाशीलता को और कार्यशीलता को प्रभावित करते हैं, विभिन्न विविध क्रियाओं का नियंत्रण एवं समन्वय भी करते हैं, क्या कहलाते हैं, हार्मोन कहलाते हैं। अगला क्वेश्चन, तंत्र का तंत्र से आप क्या समझते हैं। भाई पढ़ चुके हैं तंत्र का तंत्र क्या होता है। तो प्राणियों के अंदर सोचने, समझने और किसी भी चीज को लंबे समय तक याद रखने के लिए शरीर के विभिन्न अंगों के कार्यों में समन्वय एवं नियंत्रण स्थापित करने के लिए विशिष्ट प्रकार की कोशिकाओं का बना हुआ एक समूह क्या कहलाता है, तंत्र का तंत्र कहलाता है। क्लियर। अगला क्वेश्चन, फिर भाई मस्तिष्क क्या है। तंत्र का तंत्र तो हो गया, मस्तिष्क क्या है। तो भाई मस्तिष्क जो ब्रेन है ना, वो सीएनएस का ही तो एक पार्ट है भाई, जिसके अंदर हमने मेरुरज्जु और किसको शामिल किया है, ब्रेन को। तो केंद्रीय तंत्र का तंत्र का वह भाग जो कपाल गुहा, क्रेनियल कैविटी में सुरक्षित रखा रहता है तथा शरीर के विभिन्न अंगों के कार्यों में समन्वय एवं संतुलन स्थापित करने का कार्य करता है, क्या कहलाता है भाई, मस्तिष्क कहलाता है। अगला क्वेश्चन, सुषुम्ना या मेरुरज्जु या स्पाइनल कॉर्ड से आप क्या समझते हो। तो भाई कशेरुक दंड यानी हमारी वो जो बैकबोन है, रीढ़ की जो हड्डी है ना, उस हड्डी के अंदर उसकी गुहा में अच्छे से सुरक्षित है एक केंद्रीय तंत्र का एक अंग है, क्योंकि सीएनएस केंद्रीय तंत्र का, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, इसका एक भाग है ब्रेन और एक भाग है इसका क्या, मेरुरज्जु। तो ये इसी का ही तो भाग है। तो यही तो बोला है कि कशेरुक दंड बोले तो रीढ़ की हड्डी जिसको हम बैकबोन बोलते हैं, उसकी गुहा के अंदर एक सुरक्षित रखा हुआ केंद्रीय तंत्र का एक भाग है जो कि संयोजी ऊतकों से बनी हुई एक संरचना होती है जो 3 झिल्लियों से ढकी रहती है तथा ये प्रतिवर्ती क्रियाओं का क्या करती है, संचालन करती है, जिसे हम सुषुम्ना या मेरुरज्जु कहते हैं। इन 3 झिल्लियों की यदि हम बात करें तो इनकी चर्चा हम बोले लेते हैं कि जो मेरुरज्जु है हमारा और जो ब्रेन है, ब्रेन और मेरुरज्जु पर 3 प्रकार की झिल्लियों का आवरण पाया जाता है। जैसे कि सबसे पहला है हमारा क्या, पाया मैटर, ड्यूरा मैटर और अरेकिनॉइड। ये 3 झिल्लियों की चर्चा हम आगे करेंगे, ठीक है। इन 3 झिल्लियों की चर्चा हम आगे करेंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन हमारा यही था कि सुषुम्ना या मेरुरज्जु किसे कहते हैं। तो हमारी जो बैकबोन है, जो रीढ़ की हड्डी है, उस रीढ़ की हड्डी के गुहा में अंदर एक विशेष प्रकार की संरचना पाई जाती है जो कि केंद्रीय तंत्र का एक भाग होती है और संयोजी ऊतकों से बनी होती है और इसके ऊपर 3 झिल्लियों का आवरण पाया जाता है। और सबसे इंपॉर्टेंट है कि ये हमारी प्रतिवर्ती क्रियाओं को क्या करती है, संचालित करती है, क्या कहलाता है, मेरुरज्जु या सुषुम्ना कहलाती है। क्लियर। तो ये क्वेश्चन भी हमारा हो गया, सुषुम्ना मेरुरज्जु से आप क्या समझते हो। दूसरा पॉइंट आता है हमारी प्रतिवर्ती क्रियाएं या प्रतिवर्ती क्रियाएं किसे कहते हैं। तो प्रतिवर्ती क्रिया हैं वे क्रियाएं जो किसी प्रेरणा
किसी उद्दीपन या किसी प्रतिक्रिया के फलस्वरूप तुरंत व शीघ्र बहुत फास्ट घटना घटित होती है, जिसमें हमें सोचने समझने का, हमारे किसी अंग को एक संतुलन स्थापित करने का समय नहीं मिलता है, उन क्रियाओं को हम कह देते हैं क्या? प्रतिवर्ती क्रियाएं। और ये प्रतिवर्ती क्रियाएं हमारे शरीर के किस अंग के द्वारा नियंत्रित होती हैं? तो ये हमारी होती है मेरु रज्जु के द्वारा। ठीक। अगला क्वेश्चन, न्यूरॉन किसे कहते हैं? न्यूरॉन या तंत्रिका कोशिका, तंत्रिका कोशिका न्यूरॉन। तो न्यूरॉन या तंत्रिका कोशिका या कोशा तंत्रिका तंत्र की एक सूक्ष्म इकाई होती है, या ऊतक या ऊतकों का एक समूह होता है। ये क्या कहलाता है? न्यूरॉन कहलाता है। दूसरी बात करें, छोटे छोटे क्वेश्चन 2-2 नंबर में पूछे जाने वाले एग्जाम में, अंतःस्रावी ग्रंथियां क्या होती हैं? अंतःस्रावी ग्रंथियां तो पढ़ चुके हैं। अंतःस्रावी ग्रंथियों से क्या निकलते हैं? हार्मोन्स निकलते हैं। और ये हार्मोन्स हम जानते हैं नियंत्रण एवं समन्वय स्थापित करने के लिए आवश्यक पदार्थ हैं, हमारी जैविक क्रियाओं को कंट्रोल करते हैं। तो अंतःस्रावी ग्रंथियां जो शरीर में पाई जाने वाली विशेष प्रकार की ग्रंथियां होती हैं, जिनसे कुछ रासायनिक पदार्थों का स्त्रावण होता है, जिन्हें हम क्या नाम दे देते हैं? हार्मोन कह देते हैं। उन्हें हम क्या कहते हैं? अंतःस्रावी ग्रंथियां। तो हार्मोन किससे निकलेंगे? अंतःस्रावी ग्रंथियों से। अगला क्वेश्चन, प्रकाशानुवर्तन किसे कहते हैं? तो हरे पौधों का तना प्रकाश की ओर एवं जड़ें अंधकार की ओर गति करती हैं। प्रकाश के कारण होने वाली गति को ही हम क्या कह देते हैं भाई? प्रकाशानुवर्तन कहते हैं। पेड़ पौधों के अंदर जो गति प्रकाश की तरफ हो रही है, उस गति को हम क्या कह देते हैं? प्रकाशानुवर्तन कह देते हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन ऐसे ही, जलानुवर्तन किसे कहते हैं? तो पेड़ पौधों की जल के तरफ जो गति हो रही है, जलीय पौधों में जल के उद्दीपन के कारण होने वाली गति को हम क्या कह देते हैं? जलानुवर्तन। तो प्रकाश की ओर होने वाली गति को हम प्रकाशानुवर्तन कहते हैं, और जल की ओर होने वाली गति को हम जलानुवर्तन कह देते हैं। क्लियर। अगला क्वेश्चन, मस्तिष्क का कौन सा भाग शरीर की स्थिति और संतुलन का अनुरक्षण करता है? भाई क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है। अगला क्वेश्चन हमें दे रखा है क्या कि क्या होगा, तो क्वेश्चन था हमारा क्या होगा जब हमारे भोजन में आयोडीन की कमी हो जाए? तो भाई इसको भी हम पढ़ चुके हैं क्वेश्चन में कि जब हमारे भोजन में आयोडीन की यदि कमी हो जाए, आयोडीन यदि इसकी कमी हो जाएगी, तो हमारी जो थायराइड ग्रंथि है उसकी क्रियाशीलता गड़बड़ हो जाती है, और उस ग्रंथि से निकलने वाला एक हार्मोन है जिसे हम कहते हैं थायरॉक्सिन हार्मोन। इस थायरॉक्सिन हार्मोन की मात्रा क्या हो जाएगी भाई? कमी। जब हमारे भोजन में यदि आयोडीन कम हो जाए, भोजन में यदि आयोडीन की मात्रा में क्या हो जाए? कमी हो जाए, तो जो हार्मोन है हमारा थायरॉक्सिन, इस थायरॉक्सिन की मात्रा क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी, जिसके फलस्वरूप हमारी बॉडी में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा, इसका अच्छे से उपापचयन नहीं हो पाएगा, और ये अवक्रिया क्या हो जाएगी? बाधित हो जाएगी। जब इनका सही से काम नहीं होगा तो कार्बोहाइड्रेट की मात्रा अनकंट्रोल हो गई, प्रोटीन की मात्रा भी अनकंट्रोल हो गई, वसा की मात्रा भी अनकंट्रोल हो गई। तो आपने सुना होगा जिसको थायराइड की बीमारी होती है, उनके अंदर वसा की मात्रा धीरे धीरे बढ़ने भी लग सकती है और घटने भी लग सकती है। ठीक है। इसके अतिरिक्त यदि आयोडीन की कमी हो जाए तो व्यक्ति के अंदर एक और बीमारी हो जाती है, जिसे हम कहते हैं क्या? घेंगा रोग, गोइटर या घेंगा रोग कहते हैं। तो बात याद रखना है कि भाई आयोडीन की यदि कमी हो जाती है तो बॉडी के अंदर थायरॉक्सिन हार्मोन की मात्रा में कमी हो जाएगी, और थायरॉक्सिन हार्मोन की मात्रा में कमी हो जाएगी तो कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा का उपापचयन नहीं हो पाएगा, और साथ में इसकी कमी होने की वजह से व्यक्ति एक रोग से पीड़ित हो जाएगा, जिसे हम कहते हैं क्या? घेंगा रोग। ठीक है भाई बात। तो आज हम इस क्लास को यहीं तक रखते हैं, जिसमें हमने क्वेश्चन नंबर 35 तक कंप्लीट कर लिया है, और आगे के क्वेश्चनों को हम आगे की क्लास में कंप्लीट करेंगे, और कोशिश करेंगे कि अगली क्लास में हमारा ये चैप्टर के कुछ इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन थे वो क्या हो जाएंगे? कंप्लीट हो जाएंगे। ठीक है ना। तो भाई क्लास चल रही है हमारी 10th क्लास NCERT पैटर्न MP बोर्ड की क्लास।
जिसमें हम 10th क्लास की अभी बायोलॉजी को आपसे डिस्कस कर रहे हैं। बायोलॉजी के अंदर हमारा 7 चैप्टर है जिसका नाम है कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, नियंत्रण एवं समन्वय। इससे रिलेटेड क्वेश्चनों को हम अभी आपसे डिस्कस कर रहे हैं। सेशन आपका चल रहा है अभी, जिसमें हम फुल्ली चैप्टर को लगभग 2 नंबर के क्वेश्चन, 3 नंबर के क्वेश्चन, सब तरीके के क्वेश्चन को डिस्कस कर रहे हैं। और इसके अंदर हम कुछ मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों को ही डिस्कस किया जा रहा है। तो भाई सभी लोग इससे पहले वाली क्लास को ज्वाइन करें और इस क्लास को भी ज्वाइन करें, और आगे आने वाली क्लास को भी ज्वाइन करने के लिए आप वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, और बेल आइकन भी दबाना ना भूलिए, जिससे कि आपको आगे आने वाली क्लास का नोटिफिकेशन समय से मिलता रहे। मिलते हैं आपसे अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।